विद्यालय प्रशासन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन। क्या आप एक स्कूल को कैसे व्यवस्थापक रूप से चला सकते हैं, व्यवस्थित रूप से चला सकते हैं? आज मेनली हम जानेंगे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे विद्यालय प्रशासन की प्रस्तावना, विद्यालय प्रबंधन, प्रवेश प्रक्रिया, छात्र रिकॉर्ड रिकॉर्ड प्रबंधन, परीक्षा प्रणाली का प्रबंधन, माता पिता और शिक्षा का संचार। ये सब टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, विद्यालय प्रशासन की प्रस्तावना। शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की रीढ़ है और विद्यालय वह पवित्र मंदिर है जहां इस रीढ़ को मजबूत किया जाता है। लेकिन एक विद्यालय केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, यह एक अत्यंत जटिल और गतिशील संगठन है जिसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बेहद मजबूत और कुशल विद्यालय प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। विद्यालय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना होता है जहां शिक्षक बिना किसी बाधा के पढ़ा सके और छात्र अपनी पूरी क्षमता के साथ सीख सके। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक उत्कृष्ट विद्यालय प्रशासन न केवल एकेडमिक उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि वो छात्रों के सर्वांगीण विकास, शिक्षकों की भलाई और समाज के साथ एक सकारात्मक संबंध स्थापित करने का भी प्रयास करता है। देखिए, प्रशासन का काम आदेश देना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ आदेश देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे हालात पैदा करना है जहां पे लोग खुद सर्वश्रेष्ठ काम कर सके। चलिए टॉपिक 2 पे चलते हैं हम लोग। विद्यालय प्रबंधन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आगे चल के आप लोग भी स्कूल का प्रबंधन से जुड़िएगा या फिर खुद का अपना स्कूल भी स्टेबल करिएगा, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है? विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या है? सबसे पहले अर्थ समझते हैं कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या है। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ विद्यालय के सभी मानवीय, ह्यूमन और भौतिक संसाधनों को सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करना है ताकि शिक्षा के निरंतर उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। मानवीय संसाधनों में प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र और गैर शैक्षणिक कर्मचारी, नॉन टीचिंग फैकल्टी शामिल है। भौतिक संसाधनों में स्कूल का भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और वित्तीय संसाधन भी शामिल होता है। अब सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? प्रधानाचार्य का, प्रिंसिपल का। रोल ऑफ द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य की भूमिका। प्रधानाचार्य जो होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं विद्यालय रूपी जहाज। अगर विद्यालय को मान लें कि अब जहाज है तो उसके वो कैप्टन होते हैं। विद्यालय का संपूर्ण प्रबंधन उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। एक सफल प्रधानाचार्य की भूमिका यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले प्रिंसिपल में शैक्षिक नेतृत्व होना चाहिए, एकेडमिक लीडरशिप। सबसे पहले वो पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे प्रिंसिपल, शिक्षण विधियों का निरीक्षण करेंगे कि कैसा हमारे स्कूल में शिक्षण विधियों का शिक्षण हो रहा है, और शिक्षकों को प्रेरित करेंगे कि लगातार वो पढ़ाते रहें, अच्छा से पढ़ाएं, नए नए मेथड्स को यूज करें। ठीक है। उसके बाद प्रशासनिक नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में क्या क्या करना होता है प्रिंसिपल को? इसमें एक समय सारणी बनाना है, टाइम टेबल, कि कौन शिक्षक किस क्लास में कितने टाइम तक रहेगा, किसका कौन सा पीरियड देना है, कौन सा स्कूल का टाइमिंग होगा, किस टाइम पे बच्चे आएंगे, किस टाइम पे बच्चे जाएंगे, ये सब कंट्रोल करना प्रिंसिपल का ही काम होता है। कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच, कर्मचारी की उपस्थिति की जांच प्रिंसिपल द्वारा करना होता है कि कौन सा कर्मचारी आया है, कितना बजे आया है, कितना बजे जा रहा है। ये सब काम का नियंत्रण प्रिंसिपल के पास ही होता है। और अनुशासन बनाए रखना, इतने सारे चीजों के करते हुए ये सब अनुशासित ढंग से करना है प्रिंसिपल को, अनुशासन बनाए रखते हुए करना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, किसी भी स्कूल को चलाने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्कूल के फंड में अगर पैसे नहीं होंगे तो स्कूल नहीं चल पाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले स्कूल का बजट तैयार करना, कि हम एक साल में कितना रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं, कितना हमारा बजट होना चाहिए, ये सब चीजों पे हम ध्यान रखेंगे। फीस प्रबंधन और खर्च का हिसाब रखना, कि हमारा फीस का प्रबंधन क्या है, खर्च का हिसाब रखेंगे हम लोग, कितना हमारा खर्च हुआ, कितना हमारा इनकम हुआ। ये सब काम करना प्रिंसिपल का ही काम है। वो अकाउंटेंट के थ्रू ये सब कामों को करवाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करवाता है। अब समझते हैं बुनियादी ढांचा और संसाधन का प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट क्या होता है।
एक अच्छा स्कूल मैनेजमेंट को ये सुनिश्चित करता है कि छात्रों को सुरक्षित और आधुनिक सुविधा मिले। इसमें क्या शामिल है? सबसे पहले कक्षाओं का प्रबंधन। कक्षा हवादार होना चाहिए, रोशनी युक्त होना चाहिए, कमरे में स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए और आरामदायक फर्नीचर होना चाहिए। ये काम किसका होता है? एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। सुरक्षा, सेफ्टी का भी ध्यान मैनेजमेंट को रखना होता है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं कि नहीं। अगर किसी स्थिति में आग लग जाती है तो हमारे पास फायर इक्विपमेंट्स है कि नहीं है, हमारे पास गार्ड है कि नहीं है, कोई अगर हमारे संस्था में घुसने की कोशिश करता है तो गार्ड प्रॉपर उसका मॉनिटरिंग कर रहा है कि नहीं, ये सब चीज को देखना होता है। उसके बाद स्वच्छता, हाइजीन, पीने का साफ पानी है कि नहीं है, स्वच्छ शौचालय है कि नहीं है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। उसके बाद समय प्रबंधन, अनुशासन, टाइम एंड डिसिप्लिन। प्रबंधन का एक बड़ा हिस्सा समय सारणी के इर्द गिर्द घूमता है। अब समझ जाइए कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक है ये टाइम टेबल। एक अच्छी समय सारणी छात्रों और शिक्षकों के मानसिक संतुलन को बनाए रखती है। अगर अच्छा समय सारणी को शिक्षक और छात्र फॉलो कर रहे हैं तो एक मानसिक संतुलन अच्छा बना रहता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और कला के लिए भी उचित समय निकाला जा सकता है। इसके अलावा स्कूल में शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए एक सख्त लेकिन न्यायपूर्ण आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कराना भी मैनेजमेंट का ही काम होता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है प्रवेश प्रक्रिया, एडमिशन प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि हम बच्चे को एडमिशन कैसे लेंगे। प्रवेश प्रक्रिया किसी भी विद्यालय का पहला इंप्रेशन होता है। जब कोई भी अभिभावक अपने बच्चे के दाखिले के लिए स्कूल में आता है तो प्रवेश प्रक्रिया की सरलता, पारदर्शिता और वहां कर्मचारियों के व्यवहार ही यह तय करता है कि अभिभावक उस स्कूल को चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। एक खराब एडमिशन प्रोसेस स्कूल के साख रेपुटेशन को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। मान लीजिए कि हम किसी अनएजुकेटेड, अनट्रेंड आदमी को काउंटर पे रख दिए, कोई अभिभावक आया एडमिशन के लिए और वो प्रॉपर जानकारी ही नहीं दे पाया, हमारे स्कूल की फैसिलिटी को बता ही नहीं पाया, हमारा जो प्रोस्पेक्टस है पढ़ाने के लिए वो प्रोस्पेक्टस दे ही नहीं पाया, तो वहां पे बैड इंप्रेशन पड़ेगा और हमारा एडमिशन कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग को देखना है कि कौन उस लायक है। प्रवेश प्रक्रिया के मुख्य चरण, फेजेस ऑफ एडमिशन क्या क्या होता है। आधुनिक विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया कई चरणों में बांटा गया है। प्रवेश पूर्व योजना, प्री एडमिशन प्लानिंग। प्रवेश शुरू होने से पहले, महीनों पहले स्कूल प्रबंधन ये तय करता है कि किस कक्षा में कितने सीटें खाली है। सबसे पहले हमको देखना है कि हमारे स्कूल में कितनी कैपेसिटी है। सबसे पहले कैपेसिटी नोट डाउन करना है, क्लास 4 में हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, क्लास 6 में इतनी कैपेसिटी है। उसके बाद स्कूल अपना विज्ञापन निकालेगा, ब्रोशर बंटवाएगा, वेबसाइट अपडेट करवाएगा, विजिट करेगा और उतने सीट तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा कि जितने मेरे सीट्स हैं हमारे पास वो सारे सीट्स फुल हो जाए। उसके बाद दूसरा तरीका है पूछताछ और फॉर्म वितरण। अभिभावक स्कूल आते हैं या वेबसाइट पर विजिट करते हैं। इस चरण में एडमिशन काउंसलर का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये काउंसलर का काम है, वह स्कूल के विशेषताओं को, फीस स्ट्रक्चर को और नियमों को अभिभावक को समझाता है, क्योंकि पहला इंप्रेशन काउंसलर ही देता है। इसके बाद एडमिशन फॉर्म दिया जाता है जो आजकल बहुत सारे स्कूल में ऑनलाइन है। तो ये सब चीजें एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, काउंसलर का काम है। उसके बाद स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू। जमा किए फॉर्म, मान लीजिए कि हमारे पास 60 सीट है, हमारे पास टोटल 120 कैंडिडेट आ गए हैं, तो जमा किए फॉर्म की छटनी होती है। छोटे बच्चे के मामले में अक्सर माता पिता का इंटरव्यू लिया जाता है ताकि बच्चे के पृष्ठभूमि और माता पिता की अपेक्षाओं को समझा जा सके। और बड़े बच्चों की परीक्षाओं के लिए आप देखते होंगे कि एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। जितने बच्चे हमारे पास जितना सीट है उतने बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम के आयोजित करके हम उतने बच्चे को सिलेक्ट करते हैं ताकि अकादमिक स्तर का भी पता चल सके। समझ गए? उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन। ये लास्ट स्टेज है। प्रवेश पक्का होने से पहले महत्वपूर्ण दस्तावेज की जांच की जाती है। सबसे पहले जांच किए थे बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र। उसके जन्म प्रमाण पत्र में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। पिछले स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ऐसा भी होता है कि बच्चे पिछले स्कूल से ट्रांसफर नहीं लेते हैं और आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में मान ली सीबीएसई है तो सीबीएसई के पोर्टल पे आप उस बच्चे को नहीं दिखा सकते, तो आपके स्कूल के लिए दिक्कत होगा। तो ये देखना कि टीसी उसके पास है कि नहीं है, आधार कार्ड उसका प्रॉपर अपडेट है कि नहीं है, पासपोर्ट साइज फोटो लेते हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेते हैं कि उसके पास पूरा प्रॉपर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है कि नहीं है। कोई डिजीज है तो उस हिसाब से उसका रख रखाव करेंगे हम। उसका ब्लड ग्रुप क्या है, आई कार्ड पे उसका ब्लड ग्रुप प्रॉपर मेंशन करते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन में कभी ऐसा हो तो तत्काल हम ब्लड का व्यवस्था कर सके। ये सब चीजों को हम देखते हैं। उसके बाद प्रयोग में तकनीक का उपयोग।
प्रवेश में तकनीक का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? आजकल अच्छे स्कूल में सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। इससे माता-पिता घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं और एडमिशन का स्टेटस चेक करते हैं। इसमें क्या होता है कि स्कूल की कागज़री कागज़ी जो कार्रवाई है वो कम हो जाती है और ये पब्लिक डोमेन में होता है। इसमें पारदर्शिता बनी रहती है। इसमें गार्जियन खुद देख सकता है कि क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितने दिन हमारा बच्चा स्कूल गया, क्या फॉर्म भरने का कितना पैसा लगा, इसमें पारदर्शिता ज़्यादा रहती है। उसके बाद हमारा चौथा अध्याय है छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट। रिकॉर्ड क्या है? किसी भी स्कूल में हजारों छात्र पढ़ते हैं। एक छात्र जब स्कूल में प्रवेश लेता है और जब तक स्कूल छोड़ता है तब तक उसके जीवन में के हर पहलू को दर्ज करना छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन कहलाता है। मान लीजिए क्लास 1 में वो टॉप किया, क्लास 2 में वो टॉप 10 में नहीं रहा, क्लास 3 में फिर टॉप किया, क्लास 4 में फिर टॉप किया। तो ये सारे रिकॉर्ड को रखना ही छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन कहलाता है। यह स्कूल प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा काम होता है, क्योंकि आपके पास बच्चा का प्रॉपर डाटा रहता है, उस डाटा को संजो के रखना है। ताकि बच्चे के डेवलपमेंट में भी आप काम कर सकें कि कब बच्चा पढ़ाई किया, कब बच्चा डिस्ट्रैक्ट हुआ, क्या कारण रहा, ये सब आपको उस डाटा से जानकारी मिल जाएगी। रिकॉर्ड के प्रकार क्या-क्या होते हैं? स्कूल में मुख्यतः कुछ रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं जिनको हम अभी चर्चा करेंगे। पहला होता है व्यक्तिगत रिकॉर्ड, पर्सनल रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है? बच्चे का नाम, पता, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम और संपर्क सूची, उसका मोबाइल नंबर, ये सब चीजें रहती है। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड, इसमें क्या होता है? बच्चे के टेस्ट का नंबर, रिपोर्ट का और साल दर साल उसका शैक्षणिक प्रदर्शन, ये सब उसमें रहता है। उसके बाद उपस्थिति रिकॉर्ड, अटेंडेंस रिपोर्ट्स कि बच्चा एक्चुअल में कितना क्लास किया, बच्चा कितने दिन स्कूल आया, कितने दिन अनुपस्थित रहा, ये जानना सुरक्षा अनुशासन दोनों के लिए जरूरी होता है। ठीक है। उसके बाद होता है स्वास्थ्य रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड। बच्चे का ब्लड ग्रुप कराना एकदम जरूरी है। एलर्जी की जानकारी, सबसे पहले माता पिता से जानकारी लेना है कि इस बच्चे को एलर्जी तो नहीं है। टीकाकरण, वैक्सीनेशन के कोई विशेष मॉडल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन तो नहीं है कि मान लीजिए हमारे स्कूल में कोई वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है और उस वैक्सीनेशन से उसको एलर्जी है और हम वैक्सीनेशन करवा लिए, तो एक क्रिटिकल कंडीशन बन जाएगा। तो हमको जानना है कि उस बच्चे को किस चीज से एलर्जी है, टीकाकरण उसको प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब चीजों को हमको जानकारी रखना है, प्रॉपर डेटा रखना है। उसके बाद पोस्ट सर्किल रिकॉर्ड, इसमें क्या करना है कि खेल कूद में उसका कैसा प्रदर्शन रहा, संगीत में कैसा प्रदर्शन है या फिर अन्य जो भी हम प्रतियोगिता करवा रहे हैं, उस प्रतियोगिता में हमारे बच्चों का क्या प्रदर्शन रहा, इस चीज का प्रॉपर डिटेल्स, प्रॉपर डाटा हम लोग को अपने स्कूल में रखना पड़ता है। एक अच्छे स्कूल चलाने के लिए सब डाटा आपको रखना पड़ेगा। रिकॉर्ड प्रबंधन की विधियां, मैनुअल बनाम डिजिटल। पहले मैनुअल था, पुराने समय बड़े-बड़े रजिस्टरों पर छात्रों का डाटा लिखा जाता था, जिसे मैनुअल सिस्टम कर रहे थे। उसमें डेटा खोजने में बहुत समय लगता था और रजिस्टर फटने और जलने का भी डर रहता था। कभी-कभी क्या होता है कि रिकॉर्ड जल जाता था, तो सारा रिकॉर्ड हमारा खत्म हो जाता। आज के दौर में डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन का चलन है। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। इसके फायदे क्या है कि डेटा कुछ ही सेकंड में सर्च किया जा सकता है किसी भी बच्चे का, कभी भी चाहे। डेटा क्लाउड पे सुरक्षित रहता है, जिसको नष्ट होने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर रहता है। डेटा डेटा जो है अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हुआ है, डेटा बैकअप भी कर लिया जा सकता है इसमें, ठीक है? गोपनीयता और सुरक्षा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। छात्रों का जो डेटा होता है, वो बहुत संवेदनशील होता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का डेटा स्कूल से निकाला जाता है। बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कि दावा कर दिए थे कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं और उनके डेटा निकाल के विपक्षों द्वारा हल्ला किया गया कि नहीं ये पढ़े नहीं है, ये फर्जी थे। वो डेटा को निकाला गया, उन पे आरटीआई फाइल किया गया। आरटीआई फाइल करने के माध्यम से स्कूल वो डाटा सार्वजनिक किया। तो ये सब गोपनीयता होता है। तो छात्रों का डेटा बहुत संवेदनशील होता है। उन्हें अच्छे स्कूल प्रशासन की नैतिकता और कानूनी जिम्मेदारी है कि इस डेटा को सुरक्षित रखें। किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ही ये डेटा दें। किसी भी बाहरी व्यक्ति या फिर अनाधिकृत कर्मचारी को बच्चे की व्यक्तिगत रिकॉर्ड तक पहुंचने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। जब तक सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, तब तक उसके डाटा को हमको सार्वजनिक नहीं करना। इस बातों को थोड़ा-सा गोपनीयता को ध्यान रखना। उसके बाद हमारा है एग्जाम सिस्टम, परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य केवल छात्रों को फेल पास करना नहीं, बल्कि ये जांचना है कि शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित किया गया था, किस उद्देश्य के लिए शिक्षण ये निर्धारित किया था, किस हद तक वो प्राप्त हुआ,
परीक्षा शिक्षकों को यह भी बताती है कि अपने पढ़ाने की शैली में क्या सुधार करने की आवश्यकता है। मान लीजिए अगर रिजल्ट पूरा क्लास का खराब हो रहा है, तो हो सकता है कि हमारे शिक्षण कौशल में ही दिक्कत है। अपने शिक्षण कौशल को सुधारें। ठीक है? परीक्षाओं के प्रकार क्या-क्या हो सकते हैं? पहला होता है रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये पढ़ाई के दौरान लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें कक्षा टेस्ट, क्विज, असाइनमेंट और मौखिक प्रश्न शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों की कमियों को दूर करना होता है। ठीक है? और उसके बाद होता है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है? इसमें यह किसी भी टर्म या सत्र के अंत में ली जाने वाली परीक्षा होती है। ये बड़ी परीक्षा होती है, जैसे वार्षिक परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है। इसका उद्देश्य छात्रों के मूल ज्ञान, जो कुल ज्ञान लिया है, उसका आकलन करके उसके अगले कक्षा में प्रमोट करने लायक है कि नहीं है, ये निर्धारण करना होता है। जो जो योगात्मक मूल्यांकन होता है, उससे ये पता चलता है कि ये बच्चा अगले क्लास में प्रमोट करने लायक है कि नहीं। ठीक है? उसके बाद परीक्षा में आपका प्रशासनिक प्रबंधन क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको समय सारणी का निर्माण करना पड़ेगा। परीक्षा शुरू होने से कम 1 महीना पहले आपको डेट शीट अलाउ करना पड़ेगा, तब ताकि बच्चे अपने आप को उस परीक्षा के लिए तैयार कर सकें, पढ़ने स्टार्ट कर सकें। अभिभावक को भी आपको सूचित करना है, ताकि अभिभावक अपने बच्चों पे ध्यान दें। प्रश्न पत्र का निर्माण, शिक्षकों को ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र बनवाना, उनको मॉडरेट करना और गोपनीय तरीका से प्रिंटिंग करवाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको शिक्षकों को ब्लूप्रिंट प्रदान करना है कि किस टाइप से क्वेश्चन होना चाहिए, सिलेबस कैसा होना चाहिए, लगातार आपको ब्रीफ करना है, उन्हें मॉडरेट करना है और प्रिंटिंग भी आपको बहुत गोपनीय तरीके से करना है, ताकि कोई शिक्षक फेवरिज्म करके किसी बच्चे से क्वेश्चन आउट ना करवा दे। तो इस बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ड्यूटी और बैठक व्यवस्था, ठीक है? इसमें क्या करें, परीक्षा के दिन नकल रोकने के लिए छात्रों को बैठने की व्यवस्था करना, शिक्षकों की इंडिविजुअल ड्यूटी लगाना। ठीक है? इसमें क्या होता है कि छात्रों को चीटिंग से आप कैसे रोक सकते हैं, आप शिक्षकों को कैसे ड्यूटी लगा सकते हैं कि वो नकल को रोके, ये सब भी काम एडमिनिस्ट्रेशन का ही होता है। देखिए, कॉपियों का मूल्यांकन, परीक्षा के बाद कॉपियों को सही समय पर चेक करवाना, पूरी पारदर्शिता के साथ परिणाम तैयार करना, इसको भी रेगुलेट करना एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम होता है। इसको बहुत अच्छा से रेगुलेट करवाना चाहिए। अब नए शिक्षा नीति पे थोड़ा समझ सकते हैं। नए शिक्षा नीति को रटने वाली परीक्षाओं को खत्म करने पर जोर दिया गया है। ये योग्यता आधारित शिक्षा को जोर दिया है और बच्चे को वास्तविक समझ और व्यवहारिक ज्ञान की तरफ प्रेरित किया है, नए शिक्षा नीति। ठीक है? तो अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि आज के क्लासेस में हम लोग क्या सीखे, निष्कर्ष थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, विद्यालय प्रशासन एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण लेकिन अत्यंत संतुष्टि कार्य है। एक विद्यालय केवल इमारत नहीं है। हम लोग को ध्यान देना है कि विद्यालय में हम लोग हैं, तो हम लोग बच्चे का सृजन कर रहे हैं, बच्चे के बेहतर भविष्य बना रहे हैं। तो जितने टॉपिक पे हम चर्चा किए हैं, आपको पीपीटी के माध्यम से नोट्स भी मिल जाएंगे आपकी वेबसाइट पे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। हम लोग बच्चे का सृजन करता है, हम लोग को बच्चे को अच्छे से सृजन करना है, हम लोग को अपने दायित्व को अच्छे से निभाना है, ताकि बच्चे आगे चल के समाज में अच्छा अपना योगदान दे पाए और हमारे स्कूल का भी रेपुटेशन बना रहे। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे। आज का कक्षा यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोग स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद।